कमोडिटी 360 मैं हूं मनीषा गुप्ता और एमसीएक्स अगले साल 14 जनवरी से स्टील रीबार वायदा लॉन्च करेगा। क्या है कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स और इसके आने से बाजार में कितना पार्टिसिपेशन होगा और एनसीडीएक्स के कारोबार पर कितना असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एमसीएक्स के हेड ऑफ बेस मेटल्स चित्रांजन रेगे, साथ ही जुड़ेंगी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती और एंजल वन के प्रथमेश माल्या। स्टील से शुरुआत कर लेते हैं चित्रांजन। एक और मेटल जो आप यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, बेस मेटल्स में तो अब तक यहाँ पर जो हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन है, वो काफ़ी बेहतरीन है। फेरस मेटल्स में स्टील हमने देखा है, पहले भी यहाँ पर कोशिश है, एनसीडीएक्स एक और दूसरे एक्सचेंज पर भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है। क्या कुछ डिफरेंट है एमसीएक्स का और इस बार अब यहाँ पर लॉन्च करने के पीछे क्या कारण? थैंक्स मनीषा। तो आपने सही बताया कि बेस मेटल्स में जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं वो काफ़ी उम्दा हैं और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन काफ़ी सुदृढ़ है। डिलीवरी सेंटर्स, डिलीवरी का आना जाना वो काफ़ी व्यापक तरीके से हो रहा है। आपने ये बात भी एकदम सही कही कि अब फेरस कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने पहले भी कोशिशें करी हैं, पर समहाउ प्रोडक्ट का और स्टडी करने के बाद हमें ये लगा, और जो डिफरेंशिएशन फैक्टर मुझे लगता है कि अब हम जो है एंड प्रोडक्ट जो है, जो कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट है, उसको लिस्ट करने वाले हैं। जनरल भाषा में इसको स्टील रीबार कहते हैं या टीएमटी इज इक्वली पॉपुलर। तो सरिया कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम लिस्ट करेंगे, जो बेस ग्रेड बीआईएस की 1786 के तहत जो ग्रेड है FE 500, इसमें 12 mm का जो साइज है, ये कॉम्बिनेशन के साथ बेस सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में वहां पे हम इसको लिस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा ये 5 टन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा FE 500 के अलावा FE 500D, FE 550 और FE 550D ग्रेड्स का भी प्रावधान है, अगर कोई एडिशनल डिलीवरी देना चाहे इसमें तो। और 12 mm के अलावा 8, 10, 16, 20, 25 इसका भी प्रावधान है कि अगर, पर आपस में इसमें कोई भी मतलब ग्रेड वाइज या साइज वाइज इसमें कोई प्रीमियम डिस्काउंट्स का प्रावधान नहीं है। और प्राइमरी डिलीवरी सेंटर रायपुर के चलते हमने इसमें दुर्गापुर ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए, चेन्नई जो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा थाने वेस्ट के लिए, और पलवल जो एनसीआर का हिस्सा है हरियाणा में, उसमें डिलीवरी सेंटर्स रखे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसका कॉमन प्राइस डिस्कवरी रहे, उस तरीके से। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च डेट 15 जनवरी है मनीषा। फरवरी, मार्च और अप्रैल के 3 कॉन्ट्रैक्ट हम लॉन्च करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा आएगा और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। फर्क जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि वैल्यू चेन में अगर आप देखें, जो लॉन्ग सेगमेंट है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो स्टील जाता है, उसमें आयरन ओर से लेकर के स्पॉन्ज आयरन या पिग आयरन के रूट से होते हुए जो फाइनली इंगट और बिलेट का जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, और फाइनली जो एंड प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि रीबार का भाव जो है वो बाकी सभी को, जो ट्रेडर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, जो मतलब जो स्पॉन्ज आयरन या पिग आयरन में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी काफी हेल्प करेगा। इसके साथ में हमें ये लगता है कि पर्टिकुलरली रायपुर और दुर्गापुर, जहाँ पे हमारा कैप्टिव या जो घरेलू उत्पाद है, जो आयरन ओर के रूट से, स्पॉन्ज आयरन के रूट से जो सरिये बनते हैं, के अलावा पर्टिकुलरली साउथ में चेन्नई, जिसमें स्क्रैप इंपोर्ट की काफी तादाद है, और थाने रूट से नावा शेवा या अप नॉर्थ जाने वाले माल में भी स्क्रैप इंपोर्ट की काफी तादाद होती है। तो अल्टीमेटली स्क्रैप रूट से बने चाहे डोमेस्टिक स्पॉन्ज रूट से बने, हमारा ये मानना है कि जब फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बेंचमार्क प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस डिस्कवरी एक बार एक्सचेंज में होने के बाद, चाहे वो प्राइमरी रूट से बने चाहे वो स्क्रैप रूट से बने, जो फाइनल केमिस्ट्री के लिए उसकी प्राइस डिस्कवरी बेस्ट तरीके से हो सकती है जब हम एंड प्रोडक्ट को ट्रेड करेंगे। तो हमें लगता है कि ये स्टील रीबार का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंडस्ट्री के सभी जो पार्टीज हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, वैल्यू एडिशन वाले हैं, इंगट वाले हैं, बिलेट वाले हैं या स्पॉन्ज वाले हैं, सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चित्रंजन, इसके साथ साथ प्राइसिंग कैसे आप देखते हैं? जैसे आपने बताया कि प्राइस डिस्कवरी इंडियन मार्केट्स में किस तरह से होगी, लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादातर नॉन एग्रो कमोडिटीज़ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से काफ़ी क्यूज़ लेती हैं, यहाँ पर वॉल्टिलिटी ज़्यादा रहती है, स्टील स्पेशली क्योंकि हम चाइना मार्केट्स को देखते हैं इस लिहाज से, तो वो तालमेल कैसे बिठाएंगे आप?
सी बात बराबर है कि चाइनीज मार्केट या एसएचएफई में स्टील रीबार का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है, पर अगर आप देखेंगे मनीषा जी, तो ये पर्टिकुलरली ये वाला जो प्रोडक्ट है ये स्पॉन्ज आयरन रूट से ही बनता है और काफी काफी तादाद में स्क्रैप रूट से ही बनता है। तो डेफिनेटली इंपोर्ट पैरिटी, लैंडेड प्राइस पैरिटी वर्सेस डोमेस्टिक सप्लाईज, जो जो मतलब आयरन और कोयला, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के जो डोमेस्टिक प्राइस डिस्कवरी थी, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसिंग या जो जो फॉरेन फैक्टर्स हैं, इसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रहता है, पर डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई और इसका काफी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। पर जिस तरीके से जो जो सरकारी निवेश हो रहे हैं, चाहे हाईवेज हैं या पोर्ट्स हैं या जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस या प्रॉपर्टी मार्केट में जो फिलहाल कामकाज हो रहा है, इसके चलते मुझे लगता है कि इंपोर्ट्स या इंटरनेशनल मार्केट से क्लूज डेफिनेटली रहेंगे, पर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर डोमेस्टिक ज्यादा रहेंगे। एब्सोल्युटली। और किस तरह के मार्जिन्स और क्या डेली लिमिट्स हैं एज ऑफ नाउ प्राइस के लिहाज से? मतलब जो जो मेटल मार्केट्स में काम करने का जो प्रावधान है वो 4% प्लस माइनस इसके साथ कामकाज चालू होगा। टिपिकली हमने देखा है कि 8 से 10% का इनिशियल मार्जिन होता है। मेरे ख्याल में 15 जनवरी क्लोजर टू दैट, इसमें भी अभी भी समय है, तो मुझे लगता है कि एक प्रिसाइज नंबर तब आ पाएगा, पर मोटा मोटी मुझे लगता है कि 9 से 10% का इनिशियल मार्जिन के साथ इसमें काम किया जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज जो 5 टन का है, उसके चलते मुझे लगता है कि सभी तरीके के निवेशकों के लिए, छोटे बड़े मजले, सबके लिए ये कारगर साबित होगा। मेरा अगला सवाल एक्चुअली वही था चितरंजन, द लास्ट वन एज वेल, कि कैसे देखते हैं आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन, क्योंकि मेटल्स में तो अच्छा खासा है और स्टील इंडियन के लिहाज से एक बहुत बड़ा कमोडिटी है। चाहे वो हम प्रोडक्शन देखें, जो हमारे डिमांड एस्टिमेट्स हैं 2024 के, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे आपने कहा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, रेल्स, वहाँ पर सभी मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी काफ़ी पॉजिटिविटी स्टील डिमांड को लेकर है। तो आपको लगता है कि इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट बेहतर करेगा और किस तरह का पार्टिसिपेशन कहाँ से आता हुआ देखते हैं आप? नहीं, इसमें जितनी चर्चा इंडस्ट्री से या ट्रेड से हुई है, उसमें तो हमें काफी उम्मीद है कि इसमें पार्टिसिपेशन आएगा। दूसरी बात यह है कि डिमांड आने वाले समय में कैसे रहेगी, इसके बारे में मतलब जितना बाजार से सुनते हैं, वो एक मतलब उसमें क्या कम ज्यादा रहेगा, ये तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ये किस तरीके से प्राइस डिस्कवरी होगी, वो एक देखने योग्य बात होगी। लेकिन जो फिलहाल हमारे यहाँ कैपेसिटीज हैं, वो ब्रॉडली अगर देखें तो स्टील लॉन्ग साइड में, रीबार साइड में, मुझे लगता है करीब 35 से 40 मिलियन टन का कैपेसिटीज है। और इतनी कैपेसिटी जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है, मतलब जिसके पास खुद की माइंस नहीं है और वो जो स्पॉन्ज आयरन रूट से या स्क्रैप रूट से माल बनाते हैं और क्वालिटी कॉन्शियस होकर के उनको वो बनाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि जिनके पास खुद की माइंस नहीं है, खुद का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको अगर भाव की वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि भाव का बढ़ना घटना ये जो इंटीग्रल है। आपको अगर बिजनेस बने रहना है तो मार्जिन को इंटैक्ट रखने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको कुछ न कुछ एक इंश्योरेंस की या एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे आप हेज कर सकें। और मुझे लगता है कि एमसीएफ का ये कॉन्ट्रैक्ट वो वैक्यूम को एड्रेस करेगा। फेयर पॉइंट चितरंजन, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, कंग्रेचुलेशंस। एंड हम सभी वेट करेंगे जिस दिन ये यहाँ पर लॉन्च होता है, ऑफ कोर्स किस तरह की प्राइस डिस्कवरी और पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो नए साल में क्लियरली एक लॉन्च यहाँ पर सेट है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रथमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप नॉन एग्रो एज अ स्पेस देखते हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, एक एक्सचेंज पे ऑलरेडी है, कैसे देख रहे हैं इस लॉन्च को आप? क्लियरली बेस मेटल्स काउंटर में बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में अच्छा पार्टिसिपेशन है। उम्मीद है स्टील एज ए ग्लोबल कमोडिटी इंडिया में भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होने के बाद वैसे ही इंटरेस्ट देखने को मिले जैसे बाकी कमोडिटीज को लेकर है। सो उम्मीद है नए साल में नया कॉन्ट्रैक्ट, नई पुरानी कमोडिटी बट नया इंटरेस्ट जागे और ये कमोडिटी अच्छा परफॉर्म। एब्सोल्युटली। प्रथमेश, सिंस हम मेटल्स की बात यहाँ पर कर ही रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप मेटल्स एज अ सेक्टर? बिकॉज आज एक और दिन जहाँ पर हमने बढ़त यहाँ पर बरकरार बनते हुए देखी, खरीदारी इंटरेस्ट थी यहाँ पर आज फिर से बाजार में। आई थिंक बेस मेटल्स में ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज, ऑल्दो वोलेटिलिटी सारे काउंटर्स में बनी हुई है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के तौर पर पिक में कॉपर में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है। मेरे ख्याल से इस काउंटर में 700 से लेके 730 तक काफी अच्छी मूवमेंट्स हुई है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। फिलहाल ये 715 718 के बीच में ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से इस काउंटर में यहाँ पे बाय करना चाहिए 715 के स्टॉप से, और ऊपर में 727 और 730 के टारगेट रखने चाहिए। कॉपर में मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव होने की उम्मीद है।
एब्सोल्युटली, कॉपर में यहाँ पर सभी को भरोसा है कि 2024 में भी ये अच्छा एक परफॉर्मर करके निकलेगा। वंदना, आप कैसे देख रही हैं ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर, और कॉपर के अलावा अगर कहीं ध्यान हो तो कहाँ होगा, स्पेशली एल्यूमिनियम जहाँ पर पिछले 7-8 सेशंस हम देखें तो इसने डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि कॉपर तो आउट परफॉर्म यहाँ पे करेगा और नेक्स्ट ईयर एक सप्लाई टाइटनेस की तरफ ये जा रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 800 तक का हम ओवरऑल टारगेट लिख सकते हैं अपसाइड में यहाँ पे एमसीएक्स में। लेकिन जिंक में मुझे लग रहा है कि जिंक एक बार हो सकता है कि थोड़ा सा डल मूवमेंट इस बार दिखा सकता है, क्योंकि 2 साल के डेफिसिट के बाद इस बार सरप्लस देखने को मिल सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि एक हम कहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में 54-5500 से नीचे प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगे। 40% इनपुट कॉस्ट जो होता है एल्यूमिनियम में वो क्रूड का होता है, और क्रूड में मुझे रिबाउंड आता हुआ थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है 2024 में, और इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है ये इंडस्ट्रियल मेटल्स पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और चाइनीज इकोनॉमी अगर यहाँ पे रिवाइव होती है, काफी कोशिशें हो रही हैं यहाँ पे, और कुछ ग्रीन सिग्नल्स यहाँ पे मिलने शुरू हुए हैं रियल एस्टेट से, तो इस सबको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वहां पे एक अपसाइड मूव रहेगा, और इस बार हो सकता है कि हम 245 से लेके 250 तक का अपसाइड मूव साथ हुआ देख सकते हैं। लेकिन काफी चीजें यहाँ पे ट्रिगर करेंगी, एक तो डॉलर इंडेक्स का रहेगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस रहेंगे, चाइना से किस तरीके से इंडिकेशंस आते हैं वो रहेगा, और एक यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि एशियन प्रीमियम्स कैसे ट्रेड करता है एल्यूमिनियम में। एब्सोल्युटली, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर वॉच करने के लिए हैं अगले साल में, चाहे वो रेट कट्स हैं या फिर प्रोडक्शन है, चाइना कैसा रहता है। क्लियरली एक और साल जहाँ पर ध्यान पूरा का पूरा बाजार को देना होगा। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे। मेटल्स